वेलकम बैक। मैं लवकेश साय आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके ईवीएस पैडागोजीज़ के जो क्वेश्चंस हैं उनकी। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। इससे पहले यदि आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें जरूर देखें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले टाइम में टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको जो चाहिए वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन इरा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है। मतलब एक थीम है, तीन नहीं है। तो यहाँ पहला ऑप्शन आपका सौर मंडल, दूसरा मौसम, तीसरा ऊर्जा और चौथा भोजन। तो देखो आपकी जो NCF 2005 में जो थीम्स दे रखी हैं है ना, जिनके अंदर आपका पूरा EVS समा जाता है, ठीक है, उसमें आपको जो 6 थीम्स दे रखी हैं, जिसमें से आपकी पहली थीम है आपकी, जैसे कि हम अगर पहले दूसरे ना करके हम देखें हैं, मित्र परिवार, ठीक है, परिवार। दूसरी आपकी है भोजन, जो कि यहाँ पर दे रखी है। यात्रा भी है, ठीक है, और यात्रा के बाद आता है आपका आश्रय भी है, पानी भी है, और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ये भी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नहीं है वो आपको नज़र आ रही होगी, ये तीनों इनमें कहीं नहीं है, लेकिन भोजन है वो है। तो ये आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है। मतलब जो आप EVS की बुक में जो 6 थीम दे रखी है, उन थीम को देने से पहले हमने एक तर्क दिया था ना, कि इस तर्क को देते हुए हमने इन 6 थीम को इस्टेब्लिश किया, इनको अपनी जो है प्राथमिक स्तर पर EVS की बुक में लागू किया गया। पहला ऑप्शन यह है शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करती है। हो सकता है यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के वृहत विस्तार ना, ज़्यादा बड़े स्तर पर विस्तार करना, उनको बच्चे के लेवल से लेकर बहुत बड़े स्तर तक ना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक लेकर जाना हो सकता है। यह विषय सीमाओं को नरम, सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। यह आपका ठीक है। मतलब नरम बनाने मतलब आपका जो EVS है, EVS के अंदर आपके बहुत सारे सब्जेक्ट आता है ना, बहुत सारे, मतलब SST हो गया आपका, ठीक है। इसमें SST में आपका पॉलिटिकल्स भी आता है, आपका जियोग्राफी भी आ जाता है, आपका इसमें हिस्ट्री भी आ जाता है, और इधर एक तरफ आपका साइंस चल रहा है। तो ये तीनों ही, मतलब जो ये दोनों ही सब्जेक्ट हैं आपको किस में मिल जाते हैं, EVS में। तो क्या ये नरम है ना, और इससे हमें पूरी संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद कर, और पूरी जानकारी मिल जाती है हमें एक सब्जेक्ट से, EVS से, है ना। तो यहाँ पर जो आपका C ऑप्शन ज़्यादा सही होगा और के कंपेरिजन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू। मतलब कहानियों को हमने रखा गया EVS की बुकों में। हमने सीधा जो है टॉपिक क्यों नहीं रखा गया, जैसे सीधा परिभाषा दे दी, फिर हमने कोई सब टॉपिक समझाया, फिर उसका एग्जांपल दे दिया। हमने कहानी और कविताओं के थ्रू क्यों समझाने की कोशिश करा है एनवायरमेंटल स्टडीज़ को आपके। तो देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन के कक्षा कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त कारण है। तो हमने कहानी सुनाने की जो एक शिक्षण की जो टेक्निक है, हमने उसमें कहानी सुनाने को रखा गया है। तो ऐसा क्यों रखा गया ना, इसका रीज़न क्या है। पहला ऑप्शन है कहानियाँ अनेक विषयों और क्षेत्र को छूती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल छूती है। कहानी कक्षा प्रबंधन में सहायता करती है। तो कहानी कक्षा प्रबंधन में सहायता भी करती है ना। अनेक विषयों को क्षेत्र को छूती हुई, ठीक है। कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। तो यहाँ पर आपको जो C ऑप्शन है वो ज़्यादा बेटर है B के कंपैरिजन में, ठीक है, क्योंकि B में इतना अच्छे तरीके से नहीं बताया गया जितना अच्छे तरीके से C में बताया गया। दूसरी बात ये रही, जब आप क्लास में कहानियों को सुना रही हो ना, और वो संदर्भ से जोड़ पा रही है ना, बच्चे से जोड़ पा रही है, तो बच्चे खुद ही अटेंटिव हो जाते हैं, और जो क्लास को जो मैनेज करना है, यहाँ पर जो प्रबंधन की बात की गई है, वो B ऑप्शन जो है C के अंदर इंक्लूड हो जाता है। तो यहाँ पर आपका जो है C ऑप्शन ज़्यादा बेटर है B के कंपेरिजन में। लेकिन आपका फरवरी, ठीक है, फरवरी 2016 में जो आंसर दे रखा है वो आपका B दे रखा है। तो B नहीं होगा, आपका C होगा, क्योंकि यहाँ पर संदर्भ उपलब्ध कराने में हेल्प करती है, ठीक है, कहानियों के थ्रू। तो इससे जो अवधारणाएं भी सीखने में मदद करती है और संदर्भ भी उपलब्ध कराती है। तो C ऑप्शन आपका यहाँ पर ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में, अब जो EVS की जो बुक है उसमें
परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए। देखो ये ऐसा नहीं कह सकते कि इनको दूर रखा जाना चाहिए, पूरी तरीके से नहीं कह सकते ना कुछ होता है, लेकिन प्राइमरी लेवल पर नहीं होती है ना। तो पहला ऑप्शन आपका ठीक है, हम ये मान के चलते हैं, क्योंकि परिभाषा भी होती है, वो बात अलग है कि हमें वो रटने पर जोर नहीं दिलवाना ना, उनकी व्याख्या भी होती है ना जो टॉपिक है। तो पहला ऑप्शन आपका सही है। रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल ठीक। बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, ये भी होना चाहिए। बच्चों को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। सही उत्तर को चुनिए। तो सिर्फ लिखित जानकारी दी जाए ये गलत हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन ए, बी और सी को समाहित करके बैठा है, जो कि आपका सी ऑप्शन है, वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। मतलब 3 तो ज़्यादा है ना इम्पोर्टेंट है और एक सबसे कम इम्पोर्टेंट है ना, ये बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका, सीखने के संकेतकों और उप संकेतकों की सूची बनाना, रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाना। तो देखो ये हो सकता है ना, बच्चा क्या सीख रहा है, उसके संकेत क्या मिल रहे हैं, उसके उप संकेत है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से उसके उप संकेत क्या है, और सूची बनाना और उसकी रिपोर्ट करना। जैसा बच्चा सीख रहा है ना जिस तरीके से, उसकी एक हमने रिपोर्ट बना ली। दूसरा, ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियाँ बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती हैं, लेकिन ये इतनी अच्छी समझ प्रदान नहीं करती। आप यदि बुक पढ़ते हो ना, NIOS की बुक पढ़ते हो, तो उसमें लिखा हुआ है EVS की बुक में EVS की बुक का पार्ट जो है 3rd में है ना, 3rd या 4th पार्ट है उसका, उसमें लिखा हुआ है कि इस तरीके की जो टिप्पणियाँ है ना, ये ज़्यादा बच्चे के बारे में अच्छी टिप्पणी वो नहीं देती, बल्कि इससे थोड़ा और व्याख्या करके यदि टीचर टिप्पणी करता है तो वो ज़्यादा बेटर है। सिर्फ अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा है, इससे ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है उसके कंपैरिजन में। तो फिर भी देख के चलते हैं। 3rd ऑप्शन है, बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य ना होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। सबसे कम उपयुक्त है, तो यार ये भी उपयुक्त है, ये भी ठीक है। बच्चे को निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण देना वांछनीय अभ्यास है। तो यार ये कहना कि बच्चे को निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण देना वांछनीय अभ्यास है, ये आपको गलत लग रहा है, ठीक है ना, क्योंकि और तो आपके ठीक है ना, इन सब की बात आपकी EVS की बुक में की गई है कि पोर्टफोलियो में सभी तरह का कार्य होना चाहिए, जो बच्चा कर रहा है किस तरीके से सीख रहा है ना, और उसके उपसंकेतक क्या है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये भी इसके बारे में दे रखा है, लेकिन इससे अच्छा भी ऑप्शन दे रखा है, लेकिन यहाँ पर यदि ये दे रखा है तो हम इसको ठीक मानेंगे। तो आपका 4th ऑप्शन ही ऐसा बचा रहा है जिसके बारे में बात नहीं की गई है EVS की आपकी बुक में, ठीक है ना, NIOS की बुक में। तो यहाँ पर जो आपका D ऑप्शन है वो सबसे कम उपयुक्त है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका D ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं। जो ठीक है, बिल्ली भी हो सकता है, कुत्ता, चूहा भी हो सकता है। अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। आकलन किया गया है इस पर्सन, अच्छा कहीं डैश है क्या, ठीक है, एक बार जरा मैं फिर पढ़ लेता हूँ। इस पर्सन, ठीक है बच्चे, ठीक है, नाम लिखिए। इस पर्सन के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है। इस पर्सन के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का, यहाँ पर का के बाद आएगा आकलन किया गया है, ये लाइन यहाँ पर होती है। तो परिकल्पना एवं प्रयोग करना, देखो हम हाइपोथेसिस क्रिएट नहीं कर रहे अपने माइंड में, ठीक है। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। न्याय के लिए सरोकार, यहाँ पर कहीं न्याय की बात नहीं की गई, ठीक है। वर्गीकरण एवं चर्चा, हमने ये नहीं बोला कि बिल्ली के बच्चे या किसी और जानवर के बच्चे, 2 जानवर के बच्चे के बीच में कंपैरिजन करना, ठीक है ना। ये कंपैरिजन कर रहे हैं, यहाँ पर डॉग है, यहाँ कैट है, तो ये भी नहीं कर रहे हम। तो क्या कर रहे हैं, बच्चे अवलोकन कर रहे हैं ना, और जो उन्होंने अवलोकन किया उसे वो अपनी बुक में लिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका C ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अध्ययन की अंत विषय प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को करती है। तो मुद्दों को डैश द्वारा संबोधित करती है। तो यहाँ पर मुद्दों के बाद आएगा, यहाँ पर डैश द्वारा संबोधित करती है, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, ये सीक्वेंस हो गया। चलो, पहला ऑप्शन है सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। तो यहाँ पर ये क्या बोला, सामाजिक विज्ञान तो यहाँ पर है नहीं, है प्रयोग, यार ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा, विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, सिर्फ विज्ञान की बात करिए, यहाँ पर सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण की बात की गई है, जबकि EVS में आपका है ना साइंस भी आ जाती है, आपकी SST भी आ जाती है। तो हम सिर्फ इसको ही सही नहीं मानेंगे, सिर्फ इसको ही सही नहीं मानेंगे। 3rd ऑप्शन आपका विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, है ना, कि आपके साइंस से रिलेटेड, आपके सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड है ना, सोशल साइंस, और आपकी एनवायरमेंटल स्टडीज़ है ना, इन सब की जो विषय वस्तु है, इन सभी के प्रयोग
और इन सभी से संबंधित जितनी भी बच्चे को मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग जो नॉलेज होनी चाहिए बच्चे को, वो हमने किताबों में डाल रखी है। तो इन सभी को हमने मिश्रित रूप से एक सब्जेक्ट में डाल रखा है जिसे हम ईवीएस बोलते हैं। तो सी ऑप्शन आपका ठीक होगा। डी ऑप्शन भी नहीं होगा, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति। यहाँ पर आपका एक छूट गया पर्यावरण, ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा 5A के शिक्षक एक सवाल देते हैं, ठीक है, एक सवाल देते हैं कक्षा 5A के शिक्षक। पहला ऑप्शन है ए है, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, जबकि कक्षा बी को लिए निम्नलिखित प्रश्न दिए हैं। अच्छा, ये है बात। ये तो जो प्रश्न दिया गया, ये दिया गया क्लास ए के लिए, है ना, और जो ये फिर यहाँ से दिया, ये है दूसरी कोटेशन। और कक्षा बी के लिए दिया गया, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो। इन सवालों की प्रकृति कैसे, देखो ये तो पहला सवाल है कि 5 लाभ लिखो, ये क्लास ए के लिए दिया गया है, क्लास 5th A के लिए। और ये जो है जो सवाल दिया गया बी, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो। इन ये दिया गया क्लास 5वीं B के लिए। पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है, जरा ऐसे कर लेते हैं। ए मुक्त अंत वाला प्रश्न, देखो मुक्त अंत वाला प्रश्न है, मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला जो ये जो प्रश्न है, नहीं, ये तो कन्वर्जेंट थिंकिंग है। यदि आपको पता होता तो आप लिख दोगे आप, नहीं, इसमें कुछ हम एक्स्ट्रा चीज़, मतलब हम इसके एक से ज़्यादा उत्तर नहीं दे रहे। 5 बोले तो हम 5 लिख देंगे। और बी अंत, मतलब अंत वाला अपसारी। अभी ए मुक्त अंत वाला, बी वाला है अंत वाला, तो गलत। पहला ऑप्शन तो गलत है क्योंकि बी है मुक्त वाला, है ना, मुक्त मतलब जिसके एक से ज़्यादा आंसर निकले, डाइवर्जेंट वाला। मुक्त वाले गलत कट हो गए। बी है सी ऑप्शन आपका, ए बंद अंत वाला अपसारी पर और बी मुक्त अंत वाला अपसारी है। तो देखो यहाँ पर भी इन्होंने जो है सेम अभिसारी और अपसारी यहाँ पर चेंजेस कर दिया। यहाँ पर देखो बोलने में थोड़ा सा इन्होंने अपसारी का कर दिया बंद और मुक्त। जो मुक्त वाला होता है उसे हम अपसारी बोलते हैं, और जो बंद वाला होता है उसे अभिसारी बोलते हैं ना। बंद यहाँ पर जैसे मुक्त वाला देखा तो अभी पहले 2 से 3 तीनों गलत है आपके। सिर्फ आपका जो डी ऑप्शन है वो ठीक होगा। यहाँ पर ए जो है बंद अंत वाला प्रश्न है जिसे हम अभिसारी के नाम से जानते हैं, और बी जो मुक्त वाला वो अपसारी। जबकि यहाँ पर बंद वाले को दे रखा था अपसारी, है ना, हिंदी में कुछ छोड़ दे रखा है इंग्लिश में, और उसको जो मतलब हिंदी में ही अलग गलती कर रखी है यहाँ पर। जबकि डी जो ऑप्शन है आपका, उसमें बंद वाले को हम अभिसारी बोलते हैं और मुक्त वाले को अपसारी बोलते हैं। तो आपका जो डी ऑप्शन है इसलिए वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कक्षा में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से सत्य है। तो बताना कौन से सत्य हैं, है ना, ईवीएस के बारे में, आकलन के बारे में। पहला ऑप्शन है मौखिक परीक्षाएं क्योंकि हो सकती है, अच्छा यहाँ पर मौखिक परीक्षाएं क्योंकि हो सकती है कि सब बच्चे लिखने में सक्षम ना हो। हम मौखिक परीक्षाएं आकलन में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्या होता है बच्चों को लिखना ना, तो ये तो कम ही है ना, कि बच्चे को लिखना नहीं आ पाए, स्कूल में रहते हुए भी 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 8 साल हो गए। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। कौन सा सत्य है, अच्छा सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मौखिक परीक्षा है क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो, तो हो सकता है ना प्राइमरी लेवल पर जब आप बच्चों से पूछ रहे हो तो क्या था बच्चा लिखकर इतनी अच्छी तरीके से अभिव्यक्ति ना दे पाए या फिर उसके लिखने में त्रुटि हो, तो आप मौखिक पूछ रहे हो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है ड्राइंग क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है। तो ड्राइंग भी एक तरीका है आकलन करने का, ड्राइंग से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती है बच्चे के बारे में। सी ऑप्शन है आपका शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग, शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग, तो आपका ये भी होना चाहिए। लेकिन किसी को ना रोके नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आकलन की आवश्यकता है ना। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन गलत हो जाता। तो यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन में डी है, बी ऑप्शन में ए और बी है, और सी ऑप्शन में सी और डी है, और डी ऑप्शन में ए बी सी तीनों। तो हमें ए बी सी तीनों वाला जो ऑप्शन है वो आपका डी है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ सही होगा। तो आज इस वीडियो में हमने आपके जो है चाइल्ड ईवीएस पैडागोजी के 15 क्वेश्चन करें, 15 नहीं 10 क्वेश्चन करें। मैं डेली इस चैनल पर आपके लिए जो है एक पैडागोजी की वीडियो, जैसे ये आज आपकी है ईवीएस पैडागोजी की वीडियो एक, और एक वीडियो आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट की इस चैनल पर लेकर आ रहा हूँ। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। इसी के साथ जब आपका 20 अगस्त को जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा CTET का, तो मैं आपके लिए इस चैनल पर जो आपका जर्नल क्वेश्चंस जो आते हैं ना, जैसे हिंदी आती है आपकी, क्योंकि आप सिर्फ टीचिंग एग्ज़ाम के लिए ही तैयारी नहीं कर रहे, आप SSC के एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं, और आप DSSS के, है ना, उनके एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं। टीचिंग के अलावा भी
और भी जो एग्ज़ाम है आप उनकी भी तैयारी करते हैं। तो उनमें क्या था, आपका GS या GK है ना, आपकी इंग्लिश, मैथ, हिंदी, रीजनिंग, मैं इन सभी के लिए भी आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा ताकि आप उन पेपर में भी अच्छा कर सकें। और ये तो आपका टीचिंग में तो आता ही है, तो आपकी दोनों की प्रिपरेशन अच्छी से हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।